तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम लोग दिसंबर 2019 के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो और अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टैन। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, द हाई एनर्जी कंपाउंड formed from the energy in food molecule bonds which is realized and stored within our cells is called। क्या हाई एनर्जी कंपाउंड जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, हाई एनर्जी कंपाउंड जो आपके बॉडी में स्टोर्ड है मसल्स के अंदर, ठीक है। कौन सा है वो? ग्लाइकोजन? जी नहीं, ग्लाइकोजन को तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट? नहीं जी, डाइफॉस्फेट है, इसके अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होगा तब जाके एनर्जी बनेगा। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट? एब्सोल्युटली करेक्ट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तुरंत, ठीक है। हाई एनर्जी कंपाउंड है जो आपके बॉडी में, आपके सेल्स में, आपके स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। फॉस्फोक्रिएटिन क्या होता है? जब ये स्टोर्ड फॉर्म है ये भी, ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन भी स्टोर्ड फॉर्म है, बट ये अकेले आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। ये आपको अकेले एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये एडीपी के साथ मिलेगा, एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलेगा फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। फिर उसके बाद ये एटीपी में कन्वर्ट होता है, तब जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? सी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। यही आपके स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर हाई एनर्जी कंपाउंड है जो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में? फॉर द सेम रेट ऑफ वर्क, ध्यान सुनिएगा, यहीं पे लिमिटेशन लगा दी है क्वेश्चन के अंदर। क्या लिमिटेशन लगा दी यहाँ पे कि फॉर द सेम रेट ऑफ वर्क, कि भाई आपका जो वर्क है वो सेम, उसका रेट क्या है? सेम है। मान लेते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी जज कर लेते हैं, ठीक है। वर्क की इंटेंसिटी जज कर लेते हैं, मान लो सब मैक्सिमम इंटेंसिटी। ट्रेन्ड वुमेन, ठीक है, ये यहीं तक हमने पढ़ा है। फिर क्या बोला है? ट्रेन्ड वुमेन जनरली हैव सिमिलर कार्डियक वस्कुलर रिस्पॉन्सेज टू कंपेरेबली ट्रेन्ड मैन, कि जो ट्रेन्ड वुमेन होगी उसका सिमिलर कार्डियक रिस्पॉन्सेज होगा ट्रेन मैन के साथ, ठीक है। क्या ये बोला गया है कि सेम रेट ऑफ वर्क में ट्रेन्ड वुमेन जो होगी, एथलीट वुमेन जो होगी, उसका सिमिलर कार्डियक रिस्पॉन्सेज होगा ट्रेन्ड मैन के साथ। ये हमने ये लिख दिया थ्रू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से एक्सेप्ट वन जो है वो इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट को जी ढूंढो और निकालो और हमें बता दो। तो ठीक है, आइए ढूंढते हैं। क्या बोला गया है? वुमेन हैव हायर हार्ट रेट देन मेन, वुमन का हार्ट रेट जो है वो मेन से ज्यादा होता है। ऐसा होता है क्या? वुमेन का हार्ट रेट हायर होता है क्या मेन से? बताइए यस या नो, बताइए चैट बॉक्स के अंदर। वुमेन का दिल क्या ज्यादा देर तेजी से धड़कता है क्या? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, कह रहे नो सर। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था मैंने? यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है, क्या? कि सेम रेट ऑफ वर्क, इंटेंसिटी मान लो सब मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, दोनों रेट ऑफ वर्क क्या है? सेम है, ठीक है। इंटेंसिटी का सेम, सब मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अब इसको ध्यान सुनिएगा। यस होता है, ठीक है, समझिए कैसे होता है। वुमेन हैव हायर हार्ट रेट देन मेन। देखिए जब आपकी मान लो एक इंटेंसिटी आपके फिक्स है, सेम रेट ऑफ वर्क है आपका मेन का और वुमेन का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए जो है वो हार्ट को, देखो मैं इसको आपको यहां समझाता हूं।
ये कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको, डोंट वरी, अभी आपको डिटेल समझाता हूँ इसको। क्या बोला गया है पहले पॉइंट में? ऑप्शन को गोली मारो, इसको ध्यान दो। क्या बोला गया है कि वुमेन हैव हायर हार्ट रेट देन मेन। कंडीशन सेट कर दी गई है कि भाई सेम रेट ऑफ वर्क है। अब देखिए, मेन का भी सेम और वुमेन का भी सेम। ओके, मान लो मेन का, लेट्स से मैं बता रहा हूं क्या है, सेम रेट ऑफ वर्क है। रेट ऑफ वर्क के अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब अगर ये जो है, मान लो इसकी इंटेंसिटी 90% है, तो वुमेन की इंटेंसिटी भी 90% होगी। अगर ये वर्क कर रहा है 400 मीटर, अगर ये कंप्लीट कर रहा है 53 सेकेंड्स के अंदर, तो ये भी जो है 400 मीटर 53 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर रही है। यही सेम रेट ऑफ वर्क है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, आप ध्यान समझिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वुमेन हैव हायर हार्ट रेट देन मेन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या, सेम रेट ऑफ वर्क। ओके, अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं मेन का हार्ट। ठीक है, ये मेन का हार्ट बना लिया हमने। ये बना लेते हैं हम लोग वुमेन का हार्ट। ये वुमेन का हार्ट बना लिया हमने। अब ये चीज तो आपको पता है कि लड़कियों का दिल होता है छोटा, है ना? यस सर, साइज में। साइज में छोटा होता है, वैसे छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा दिल होता है, बुरा नहीं मानना। ठीक है, तो साइज में छोटा होता है आपका। तो अब देखिए होता क्या है, मान लो इसका कार्डियक आउटपुट है 10 लीटर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसका भी कार्डियक आउटपुट होगा 10 लीटर, क्योंकि सेम रेट ऑफ वर्क है, दोनों का सेम रेट ऑफ वर्क है। अब यहाँ पे इसके हार्ट का साइज क्या है, एज कंपेयर टू वुमेन लार्ज है। मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा इसका, ज्यादा होगा, है ना? इसके कंपैरिजन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा इसका, ज्यादा होगा, है ना? कार्डियक आउटपुट कितना है, 10 लीटर। कार्डियक आउटपुट किसका प्रोडक्ट है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट का, इसी का आपका प्रोडक्ट है कार्डियक आउटपुट। तो इसके यस अंदर सर। एक फैक्टर हमने देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इसका ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो हार्ट रेट क्या होगा, मान लो नॉर्मल हार्ट रेट पे भी, जो भी एग्जैक्ट चाहिए 10 लीटर को पहुंचाने के लिए, उस हार्ट रेट पे भी ये काम कर लेगा। ठीक है, और 10 लीटर ब्लड को पंप आउट कर देगा। यहीं पे जब हम वुमेन की बात करेंगे, तो वुमेन का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, वो लेस होगा। ओके, वुमेन का स्ट्रोक वॉल्यूम लेस होगा क्योंकि साइज छोटा है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फैक्टर, ये सारा चीज। फिर उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे भाई 10 लीटर ब्लड भी पंप करना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया आपका। ओके, तो इस स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर जो कमी आई है, उसको फुलफिल कैसे करोगे आप, उसको फुलफिल कैसे करोगे, हार्ट रेट को बढ़ा के। सर जब हार्ट हार्ट रेट रेट बढ़ रेज हो जाएगा, जाएगा। तब जाके वुमेन का भी 10 लीटर ब्लड पंप आउट होगा। इज इट क्लियर टिल ना? मतलब अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। कॉन्सेप्ट बता लिया? देखो सारा चीज बड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। इसलिए हार्ट रेट जो है बढ़ रहा था लड़कियों का, सॉरी वुमेन्स का। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वुमेन हैव हायर हार्ट रेट देन मेन। इज इट क्लियर? भाई बिल्कुल 100% करेक्ट ऑप्शन है ये तो। ठीक है, हार्ट रेट जो है ज्यादा है वुमेन। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, सब मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट सेम फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कि सब मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट जी सेम होगा। मैंने दिखा दिया आपको 10 लीटर 10 लीटर एग्जाम्पल यस के सर। लिए। ठीक है, ओके। सेकंड के अंदर क्या बोला गया है, वुमेन हैव हाईएस्ट स्ट्रोक वॉल्यूम देन मेन। अजी ये लो, हाईएस्ट गलत। स्ट्रोक वॉल्यूम किसका था? ये देखो जी, मैंने प्रैक्टिकली बता दिया किसका स्ट्रोक वॉल्यूम हायर था। ये मैन। वुमेन का, ये मैन का है। किसका हाई स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा था? मैन। मैन का। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जी वुमेन का हायर स्ट्रोक वॉल्यूम है। वैसे ही गलत हो गया, लो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये आपका आंसर हो गया, हमें इनकरेक्ट निकालना। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के लिए। वुमेन हैव सेम रिलेटिव इंक्रीज VO2 max विद देन ऑफ मेन। क्या है, रिलेटिव इंक्रीज ऑफ VO2 max। ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर नहीं, VO2 max। ठीक है, सेम रिलेटिव
इंक्रीज ऑफ VO2 max जो है वो वुमेन का होता है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, VO2 max का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एट द टाइम ऑफ इंटेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एट द टाइम ऑफ द इंटेंस एक्सरसाइज, दैट इज अ VO2 max। ओके, तो ये सेम रहता है आपका, अगर सेम रेट ऑफ वर्क में कर रहा है मैन भी और वुमेन भी, इसके अंदर सेम रहेगा आपका, कोई डिफरेंस नहीं। ये भी करेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका। ओके, कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट इंक्लूजन ढूंढना था, तो ये इसका राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाई इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, 100 टाइम्स देखा होगा, मैंने भी देखा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। फॉलोइंग लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस ट्रेनिंग, the resting heart rate decreases considerably. Technically, this decrement is called what? Training bradycardia, tachycardia, athletic heart, या cardiac hypertrophy। जब आप लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, उस टाइम पे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज होता है, तो टेक्निकली इस टर्म को क्या बोला गया है? ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, एथलेटिक हार्ट और कार्डियक हाइपरट्रोफी। ये ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, एथलेटिक हार्ट क्यों नहीं? माइक ऑन है आप लोगों का, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे वो ना हार्ट रेट की बात कर रहे हैं सिर्फ। सर उसमें तो फिर हमारे ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी बड़ा हो जाता है सर, उसमें और भी काफी सारे इंक्लूड हो जाती चीजें। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, अपने क्रिटिक्स डेवलप करने हैं आपने, बहुत बढ़िया स्नेहा। ठीक है, जब तक आप अपने थॉट्स को डेवलप नहीं करोगे, क्रिटिक्स को डेवलप नहीं करोगे, तो नेट के अंदर दिक्कत परेशानी आने वाली है आपको। क्यों भाई? देखो, टेक्निकली जो है ना आपका हार्ट रेट को जो डिक्रीज हो रहा है आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से, तो टेक्निकली उस टर्म को क्या बोला गया? ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया बोला गया टेक्निकली। बट ये जो एथलेटिक हर्ट है, भाई एथलेटिक हर्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ रही है इसकी, तो ये सब इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, एथलेटिक हर्ट के अंदर। बट हाँ टेक्निकली हार्ट रेट डिक्रीज हुआ है आपका, उस टर्म को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया। सर, इसमें टैकीकार्डिया, वासोडाइलेशन हो जाती है ना। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये चीज है, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। एथलेटिक हार्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई ये कई सारी चीजें इसके अंदर, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है हार्ट का, इसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ रही है आपके हार्ट की, ओके, हाइपरट्रॉफी बढ़ रही है आपकी। तो ये एक ब्रॉड टर्म है। स्पेसिफिक टर्म क्या है? टेक्निकली देखो लिखा गया, टेक्निकली क्या बोला गया इसको? टेक्निकली हार्ट रेट जो आपका डिक्रीज होता है, तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। बट एक्सरसाइज के टाइम पे अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, तो ट्रेनिंग ब्रेडिकार्डिया। इंक्रीज हो रहा है आपका हार्ट रेट, टेक्निकली क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया बोलेंगे। कार्डियक हाइपरट्रॉफी आप लोग को पता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या बोला गया? इंड्योरेंस परफॉर्मेंस एट हाई अल्टीट्यूड ओवर 3000 मीटर इज सीवियरली अफेक्टेड ड्यू टू। इंड्योरेंस परफॉर्मेंस हाई अल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो 3000 मीटर से ज्यादा, तो क्या क्या अफेक्टेड होता है बताइए? डिक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एट हाई अल्टीट्यूड। सर एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है सर। हाँ, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Decrease of partial pressure of oxygen with increase of altitude, increase of barometric pressure with increase of altitude, या decrease of pulmonary ventilation। ये मैं आपको बोलोगे तो आपकी स्लाइड में दिखा दूंगा एज इट इज। बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? जब आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? है ना, डिक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों? फिर सेल्सियस ऑप्शन क्यों बोल रहे हो? क्या बोला था कि भाई जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये कई सारे गैसेस आपका, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है,
वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जैसे आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो कई बार बता रखा है मैंने आपका। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग रेट, ये डिक्रीज नहीं होता आपका। बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता आपका। ओके, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, सारा चीज पढ़ा रखा है आप लोगों को, ये कोई नया नहीं है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन। वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल मेल एडल्ट रेंजेस फ्रॉम, नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी कितना होता है एडल्ट का? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी। नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट का कितना होता है रेंज? 3 to 5 लीटर होता है नॉर्मल एडल्ट का रेंज वाइटल कैपेसिटी का। कितना? 3 to 5 लीटर। ओके, नॉर्मल मेल एडल्ट रेंजेस व्हाट 3 to 5 लीटर। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सर नंबर 6 फीमेल का भी बता दीजिए प्लीज। इसका, फीमेल के लिए भी सेम होता है सर? फीमेल के लिए वाइटल कैपेसिटी सर इसका, फीमेल का ना 4 तक हाँ नॉर्मल होता है सर, 4 लीटर्स तक नॉर्मल होता है। इसका फीमेल का रेंज, रेंज एक रेंज जो होगा ना इसका फीमेल का वाइटल कैपेसिटी का, सर 2.5 to 4। 4 to 5, 4 to 5 है ना एवरेज आपका। ये रहेगा आपका 5 के आसपास ही रहता है, 3 to 5 या 4 के 5 इसी के आसपास रेंज रहता है आपका। मतलब पीवाईक्यू में 5 क्या, इसके आंसर में क्या दे रखा है? 3 to 5 to 6 लीटर दे रखा है क्या इसका? 3 to 5 लीटर रहता है वैसे नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी का रेंज, नॉर्मल एडल्ट के लिए एथलीट। नॉर्मल एडल्ट 3 to 5 लीटर रहता है इसका। अगर आपको बुक में दिया है तो मे भी शायद से आंसर गलत होगा उसका, ठीक है। 3 to 5 लीटर रहता है आपका। वुमेन का भी 4 to 5 या 3 to 5 लीटर के आसपास ही रहता है, ये रेंज रहता है आपका 5 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। ओके, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द मोडालिटीज विच कम्स अंडर क्रायोथेरेपी। कौन कौन सी मोडालिटीज आपकी क्रायोथेरेपी के अंदर आता है? देखो, शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, जो डायथर्मी वाले हटा दो इसको। अल्ट्रासाउंड भी नहीं आएगा। क्रायोथेरेपी क्या मतलब? आइस थेरेपी, ठीक है। तो ये हटा, डायथर्मी हटा दो, अल्ट्रासाउंड हटा दो, बचा क्या? दो, कोल्ड वर्लपूल बाथ और स्प्रे कूलेंट, बी और ई। बी किसमें? सेकंड में। ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को करोगे, इतना बार मैंने पढ़ा रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और इतने अच्छे से पढ़ा रखा है, मतलब बाएं हाथ की बाएं उंगली का खेल होना चाहिए आपका। चलिए आंसर दीजिए इसका। यस यस, दीजिए आंसर। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मतलब बहुत बार पढ़ा रखा है आप लोगों को, इजी क्या है, बहुत बार करवा रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का, बार बार आ रहा है। तो क्या है, क्या बोला गया है? मायोफिलामेंट किसका, कौन सा? थिन मायोफिलामेंट मतलब एक्टिन। एक्टिन के अंदर क्या? एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन है नहीं आपका, क्या है? मायोसिन नहीं आएगा, एक्टिन आएगा, ट्रोपोनिन आएगा। एटीपीज मायोसिन के अंदर आता है हेड में। जेड लाइन, हाँ ट्रोपोनिन के ऊपर लाई करता है ये इसके ऊपर। डज नॉट लाई इन आई बैंड, ठीक है।
तो ये भी गलत हो गया आपका। क्या बचा? बी, सी और ई। बी, सी, ई किस में है? ऑप्शन है। ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आइए। 8th क्वेश्चन भी जस्ट अभी आपने किया है। मैच द फॉलोइंग थेरेपेटिक मोडालिटी विद कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसीजर्स। क्रायोथेरेपी कौन सा है इसमें से? क्रायोथेरेपी, वर्लपूल बाथ, थर्मोथेरेपी, वर्लपूल बाथ, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेशन, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस, सुपरफिशियल ऊपर की तरफ से आपका मतलब वैक्स थर्मो थेरेपी या वैक्स बाथ। ठीक है, वैक्स बाथ थर्मोथेरेपी। इसको लगा लो, क्या आएगा फर्स्ट का? थर्ड। सी ऑप्शन आएगा। सी। ठीक है, 8th का क्या हो गया राइट आंसर? थर्ड हो गया। इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्लिमेटाइजेशन, होम्योस्टेसिस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोमायोग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या बोला गया? एक्लिमेटाइजेशन मतलब दो टर्म होती है, एक्लिमेटाइजेशन और एक्लिमेशन। एक्लिमेटाइजेशन मतलब क्या? हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो तो जो आपको अडेप्टेशन होता है उसको हम लोग एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। तो एक्लिमेटाइजेशन का हो गया थर्ड। होम्योस्टेसिस मतलब जो इंटरनल टेम्परेचर होता है आपके बॉडी का, इंटरनल एनवायरनमेंट जो आपका, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो इंटरनल द डायनामिक कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल दैट इज होम्योस्टेसिस। बी का 4 मार्क करते जाओ यहीं पे। ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके हार्ट से रिलेट करता है, कार्डियो साइकिल को। ठीक है, और इलेक्ट्रोमायोग्राम आपके स्केलेटल मसल। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ये रहा सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके। अब देखो, देखो अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज, ध्यान समझिएगा। जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में से बन रहा है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अब देखोगे आप अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर आपका टी वेव, ठीक है, ये सब वेव्स आपके हैं जो आपके रिफ्लोरेशन डिफ्लोरेशन इन सबको डिनोट करता है। इसी से क्वेश्चन बना है। तो टॉपिक वही रहता है, टॉपिक नहीं बदलता आपका, इसी के अंदर चीजें बदल जाती हैं आपके क्वेश्चन पूछने की। इस तरीके से पढ़िए आप, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियम के अंदर। ठीक है, होम्योस्टेसिस, एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेशन, ये सारा चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलिए कोई नहीं, अभी बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रोकेंटर, ट्यूबेकल, प्रोसेस और स्पाइन। ये आपके स्केलेटल सिस्टम से है। मतलब स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या चीज है बता देता हूं मैं आपको। जो आपका बोन होता है ना, उसके पार्ट को डिनोट किया गया। मतलब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये इस सब चीजों को स्पेसिफिकली बताया गया है। ये पूछा गया इसमें। तो क्या कहता है सबसे पहले? ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या होता है? बेसिकली एक लार्ज नॉबी प्रोजेक्शन होता है आपके बोन में। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली एक तरीके से जहाँ पे अटैचमेंट होता है आपके मसल्स का, टेंडन्स का। ठीक है, वो ट्रोकेंटर पे होता है। तो ट्रोकेंटर पे भी होता है, ट्यूबेकुलर पे भी होता है, इन दोनों पे होता है आपका। ओके, बट ट्यूबेकुलर क्या है? एक स्मॉल नोबी प्रोजेक्शन है आपके बोन का। तो ए का फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है। बी का फर्स्ट, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो गया आपका? प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ बोन। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है आपका? प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ बोन हो गया आपका। और स्पाइन क्या होता है? ए शार्प प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ बोन। तो सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ये आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगर टाइम बचता है तो रिवीजन है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा ये वाला टॉपिक। ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11। लो दोबारा आ गया क्वेश्चन आपका एक्टिन मायोसिन का, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। दोबारा से ये टपक पड़ा है। करिए जी ये वाला क्वेश्चन। मैं मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का, तो बार बार क्या ही रिपीट करना चाहिए। आप लोग करिए। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपको।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होगा आपका, ठीक है। फिर वेसिकल से एसिटाइलकोलिन निकलेगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, फिर ट्रोपोनिन पे लगेगा, फिर एक्टिन मायोसिन कपल होंगे, ईटीबी ब्रेक डाउन होगा, मायोसिन एक्टिन को पुल करेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चलता है आपका। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, which of the following correct sequence of ligaments from top to bottom found in a human body? क्या टॉप से लेके बॉटम तक? तो कौन कौन से आपके टॉप टू बॉटम लिगामेंट्स? सब ट्रांसवर्स ह्यूमरल, कोराकोरमियल, इंफीरियर ग्लूनोहुमरल और एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट सबसे लास्ट में होगा आपका, यह आपके एल्बो में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोराकोरमियल प्रोसेस, कोराकोरमियल ये आपका टॉप में रहेगा, ये आपके शोल्डर में रहता है, ठीक है। कैरोकॉइड प्रोसेस से लेके एक्रोमियन तक, तो ये सबसे टॉप में हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल आपके ह्यूमरस पे होता है, और इंफीरियर ग्लैनोह्यूमरल, ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट पे आपका फिर एंडोल लिगामेंट। जिसका राइट आंसर 12 पे क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन भी आपका जो है वो हायर एल्टीट्यूड से है। देखिए, altitude itself is a stress and exercising at altitude is stressful because less oxygen is available than at sea level। क्या बोला गया है भाई? स्ट्रेस जो है अपने आप में ही, सॉरी एल्टीट्यूड जो है अपने आप में ही क्या है? स्ट्रेस है। और एक्सरसाइज करने अगर आप ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो ये आपके लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल है। व्हाई? बिकॉज वहां पे लेस ऑक्सीजन अवेलेबल है आपके लिए। हाँ बिल्कुल जी, लेस ऑक्सीजन अवेलेबल है कंपेयर टू सी लेवल भी। व्हाई? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है, इसलिए लेस ऑक्सीजन अवेलेबल है आपके लिए। तो अजीज ने करेक्ट बोला गया है। रीजन क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एट ऑल्टीट्यूड इज द सेम। बिल्कुल भाई, परसेंटेज ऑफ एयर जो है आपका वो सेम है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एयर का परसेंटेज के अंदर डिक्रीज नहीं होता, एयर के पार्शियल प्रेशर के अंदर डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है। बट बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। हाँ जी, बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो। रीजन भी आपको कलेक्ट बोला गया है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, सेम क्वेश्चन दिखाऊं। इसमें क्या बोला गया? देखो, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, करेक्ट बोला गया। देखो अभी पिछला ऑप्शन आप लोग देखोगे, क्या है क्वेश्चन? ये देखो, इंक्रीजिंग ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये ऑप्शन गलत बताया गया था आपको, है ना, गलत ऑप्शन है ये। तो ये ना सिमिलर सिमिलर दे रहा, क्वेश्चन बन जाते कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। क्या बोला गया है सेशन के अंदर? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन टू फेसिया फेसिकल्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स लेस इलास्टिक है आपके फेशिया से, ठीक है। फेशिया क्या होता है? मान लो ये जो आपके इंडिविजुअल मसल फाइबर है, ठीक है, उसको जो पकड़ कर रखा है, ठीक है, दैट इज फेशिया, which includes membrane involving the individual muscle fiber। ये जो इंडिविजुअल मसल्स फाइबर है उसको जो है पकड़ के रखा है, इसको क्या बोला? फेशिया। ओके, टेंडन और लिगामेंट इससे लेस इलास्टिक है। बिल्कुल जी, टेंडन एंड लिगामेंट्स लेस इलास्टिक है। ये देखो जी, टेंडन मसल को आप कितना देखो, कितना स्ट्रेच कर सकते हो, आप देखिएगा अपने मसल को कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, बट इन टेंडन एंड लिगामेंट्स को उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। ओके, तो लेस इलास्टिक है एज कंपेयर टू फेशिया। बिल्कुल करेक्ट बोला गया सेशन के अंदर। रीजन में क्या बोला गया है?
टेंडन एंड लिगामेंट्स हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स के अंदर ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स होता है, बिल्कुल करेक्ट, देन फेसिया, जिसकी वजह से वो लेस इलास्टिक होता है, तो रीजन भी करेक्ट बोला गया। ओके, और इन दोनों का जो मतलब कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए इसका राइट आंसर भी जो है ये बन जाएगा। देखिए फेसिक टेंडन लिगामेंट की बात की है, लेस इलास्टिक है, और यहाँ बताया गया कोलेजन की वजह से लेस इलास्टिक है, दोनों के बीच में रिलेशन भी बैठ रहा है आपका, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसलिए 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले का पूछ रहे हो गया, इस वाले का भी ए है राइट आंसर, आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का भी ए है। बाकी कल जो है जून 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, और कल से हम लोग 2 पेपर साथ में सॉल्व करेंगे, जून 2019 प्लस जुलाई 2018, ये दोनों पेपर हम लोग कल की क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, बी ऑन टाइम, और बाकी कोई डाउट्स कोई क्वेरीज रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।